गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पर बात करेंगे। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि क्लास 12th, चाहे वो एनसीईआरटी में बात करें, चाहे हम आपके किसी स्टेट बोर्ड्स की बात करें, और यहाँ ही नहीं है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के उसमें सिलेबस में, असिस्टेंट प्रोफेसर के में, स्कूल लेक्चरर, आपका पीजीटी, आपका स्टेट जो पीसीएस हैं, उन सभी में है, इसको शामिल किया हुआ है। पहली चीज है जनसंख्या या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या है? यह किसी देश की जनसंख्या की विशेषताओं को बताने अर्थात वर्तमान देश की विशेषता का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। पहली चीज है, इस सिद्धांत को है सबसे पहले कब 1929 में थॉमसन महोदय ने, और उसके बाद 1934 में ए लॉन्डी के द्वारा है एक मॉडल के रूप में प्रतिपादित किया गया। बाद में संशोधित करके नोटेस्टीन और थॉमसन ने 1945 में इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के समर्थन में सीपी ब्लेयर और पीटर हैगिट जैसे विद्वानों ने है अपना समर्थन व्यक्त किया। इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कहीं आप जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है 5 अवस्था भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन जो आपका आपका जो मॉडल था उसमें 3 अवस्थाएं बताई गई, और एनसीईआरटी में अभी भी 3 अवस्था हैं। पहले सवाल है, इसके संदर्भ में कैसे पूछा जाता था कि भाई आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसको बताइएगा। अब तो आपका कई बार आपका ऐसा पूछा गया है कि किसी एक आपकी अवस्था की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। पहली चीज है, इसको जनांकीय संक्रमण कहते क्यों है? आपने पता लग गया होगा जनांकीय किससे रिलेटेड है, जनसंख्या से है। तो पहली चीज है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्यों? इस सिद्धांत में यह बताया जाता है कि एक समाज विकास के साथ साथ अपना परिवर्तन किस तरह से करता है। जैसे आप भी देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, शहरी क्षेत्रों में। अशिक्षित से कहाँ आपका क्या करना चाहते हैं, साक्षर होना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं। और जो खेती हर मजदूर हैं वो भी क्या करना चाहते हैं, उद्योगों में काम करना चाहते हैं। तो वही सारी चीजें हैं। आपका ये सिद्धांत बताता है कि कैसे खेती हर ग्रामीण और अशिक्षित इस सिद्धांत में बताते हैं कि किस तरह से विकास के साथ साथ एक देश खेतिहर से औद्योगिक में, ग्रामीण से नगरीय और अशिक्षित से शिक्षित समाज तथा विकास के साथ साथ उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि से निम्न जनसंख्या वृद्धि दर में किस तरह से एक संक्रमण पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है, इन्हें सामूहिक रूप से ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब हम उन अवस्थाओं पर बात करते हैं। कौन कौन सी 3 अवस्था हैं? पहली चीज, हम पहले डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। इधर आपका समय ले लेते हैं, इधर आपका इस तरह से आपका इधर हम ले सकते हैं जन्म दर
और मृत्यु दर। प्रथम अवस्था में जो अशिक्षित होगा, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? अधिक होगी। द्वितीय अवस्था में और तृतीय अवस्था, जन्म दर। ये है आपका मृत्यु दर। ये आपका प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और ये आपका थर्ड स्टेज। अब हम एक एक की बात करते हैं। प्रथम अवस्था, सब कुछ आपका डायग्राम के माध्यम से होगा। पहली अवस्था में अब बताइएगा, यहाँ एक आपका दिखाया हुआ है जो कब्र है, आपको जो वक्र है, जन्म दर और एक मृत्यु दर। आपका इधर को जन्म दर और मृत्यु दर बताए हैं। आपका इस प्रथम अवस्था में अगर हम विशेषताओं पर बात करते हैं तो बताइएगा, प्रथम अवस्था में जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है। टोटल जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी या अधिक, आपका अधिक होगी? कम होगी। अर्थात प्रथम अवस्था में जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं? अधिक होते हैं। दूसरा है कि कुल जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या होती है? कम होती है। तीसरा बताइएगा, आपको शिक्षित समाज होगा, अशिक्षित समाज होगा या ग्रामीण समाज होगा? ये जो प्रथम अवस्था है वो अशिक्षित समाज, आपके अल्प विकसित देश होंगे। ग्रामीण समाज है यहाँ पर अधिक पाया जाएगा। दूसरी चीज और बताइएगा मुझे, इस समाज में है आपका तकनीक विकास अधिक होगा, कम होगा? अर्थात यहाँ पर तकनीकी विकास है आपका कम पाया जाता है। जब तकनीक विकास कम होगा, दूसरी चीज है अकाल महामारियों के कारण है मृत्यु दर भी क्या होती है? यहाँ पर अधिक होती है, क्योंकि लोग है उस मृत्यु दर की पूर्ति है पुनर्उत्पादन के द्वारा है उसकी पूर्ति कर पाते हैं। दूसरी चीज और है कि यहाँ पर जीवन प्रत्याशा बताइए कम होगी या ज्यादा होगी? आप देख लीजिएगा, चाहे नाइजर है आपका, चाहे लाइबेरिया है, बताइए वहां पर जीवन प्रत्याशा कम है ज्यादा है? कम है। अर्थात यहाँ पर जीवन प्रत्याशा भी क्या होगी? कम होगी। और इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लाइबेरिया को ले सकते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व सभी विश्व के देश है इसी अवस्था में थे, और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, इसमें जो उदाहरण के रूप में आपका रखा जाता है, हम इसको बांग्लादेश। द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था जिसमें कुछ औद्योगिक विकास होता है। औद्योगिक विकास होता है, हमारी आमदनी अधिक होती है। जब आमदनी अधिक होगी तो हमारा क्या होगा? आपके पास में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच क्या होगी? अधिक होगी। जब स्वास्थ्य सुविधाओं पर पहुंच होगी तो मृत्यु दर में तो तीव्रता से कमी आती है, लेकिन लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण है जन्म दर क्या होती है? उच्च बनी रहती है। इसे कहा जाता है विस्फोटक वृद्धि की अवस्था, अर्थात तीव्र वृद्धि की अवस्था। पहली की कौन सी हो गई आपकी? अगर इसको कहें निम्न वृद्धि की अवस्था, निम्न वृद्धि की अवस्था। दूसरी चीज है कि इसमें जन्म दर तो उच्च बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर में क्या होती है? तीव्रता से कमी आती है। तीसरा क्या है आपका? ये कैसे समाज होंगे आपके? विकसित देश होंगे, विकासशील होंगे? विकासशील देश होंगे। अगला है इसमें कि इसमें संक्रमण पाया जाता है। ना तो ये पूर्ण रूप से विकसित देश होते हैं, ना ही ये आपका पूर्ण रूप से है अल्प विकसित देश होते हैं, अर्थात तृतीय विश्व के देश होते हैं। यहाँ पर साक्षरता का भी मध्यम स्तर है वो पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से जैसे देश हैं, हम एग्जांपल ले लें तो केन्या जैसा देश। तीसरी अवस्था जो औद्योगिक समाज की है,
पहला हमारा ये हो गया प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तीसरा है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था जो आपके विकसित देश हैं, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। कई बार है जन्म दर है और मृत्यु दर बराबर हो जाती है, और कई बार है मृत्यु दर है कई देशों में ऊपर भी हो जाती है, अर्थात इसे स्थिर वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। स्थिर वृद्धि की अवस्था। अब कैसे होंगे ये समाज? जो विश्व के सबसे विकसित समाज होंगे, तकनीकी दृष्टि से है वो सबसे अधिक विकसित होंगे, और साथ ही साथ है ये आपके नगरीय समाज होंगे, औद्योगिक समाज होंगे, जिसमें अमेरिका है, या उसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक पाई जाती है। जैसे चाहे हम उसकी लाटविया की बात करें, चाहे आपका इसकी फ्रांस की बात करें, नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, जहां स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी पाई जाती है। तो ये था हमारा जनांकी संक्रमण सिद्धांत। उसके बाद एक सिद्धांत और है, वो आपका माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने अपना सिद्धांत 1879 में अपना एक निबंध था द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें अपना सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया, और उसमें यह बताया गया कि किस तरह से जनसंख्या, इनका सिद्धांत है दो चीजों पर आधारित है। एक आपका है संसाधन, और उसके लिए इन्होंने दूसरा शब्द भी यूज किया है जीविकोपार्जन के साथ, और दूसरा है इन्होंने जनसंख्या। इनका सिद्धांत संसाधन और जनसंख्या के अंतर संबंध पर आधारित है। इन्होंने बताया कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होती है, और जनसंख्या है 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है वो हमारी गुणोत्तर दर से, अर्थात ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ है उसमें गुणोत्तर दर से बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से यह बढ़ती है। तथा संसाधन है या खाद्यान्न है वो हमारी गणितीय दर से बढ़ते हैं। गणितीय दर किस तरह से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और इन्होंने बताया कि यदि आपका इसी तरह से बढ़ती रही, या तो लोगों को जनसंख्या वृद्धि रोकनी होती है, चाहे वो नैतिक संयम के माध्यम से है या और कई उपायों के माध्यम से, नहीं तो प्रकृति है वो दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी, युद्ध, इन सभी कारणों से है जनसंख्या को नियंत्रित करती है। इन्होंने एक चीज और बताया कि ये अनुपात है 200 वर्षों में जनसंख्या और संसाधन का अनुपात है वो कितना हो जाता है? 256:9, और ये 300 वर्षों में है 4096 अनुपात 13 हो जाता है। इनके अगर हम मॉडल को अगर डायग्राम के माध्यम से देखें, इनका इस तरफ एक समय को इन्होंने दर्शाया, और एक तरफ है इन्होंने जनसंख्या और उत्पादन को दर्शाया। इस तरफ आपका इन्होंने कहा कि जनसंख्या आपका जो खाद्यान्न उत्पादन में है वो कैसी वृद्धि होती है? आपकी गणितीय दर से वृद्धि।
अर्थात ये इन्होंने वक्र बनाया उत्पादन क्षमता। इसकी भी इन्होंने वही 3 अवस्थाएं बता रखी हैं, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। प्रथम अवस्था में इन्होंने बताया कि हमारा जो जनसंख्या है शुरू में खाद्यान्न और इसकी तुलना में क्या होती है आपकी, कम होती है, लेकिन बाद में है तीव्र वृद्धि होती है। और जब तीव्र वृद्धि होती है और जनसंख्या और संसाधन के बीच असंतुलन होता है और प्रकृति है उसको जनसंख्या वृद्धि को क्या करती है, रोकती है, और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आती है, कमी आती है। फिर उसमें वही अवस्था पाई जाती है, अर्थात ये क्या है, जनसंख्या के। तो ये आपका माल्थस का था। अब हम अगला एक और है, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है हमारा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। हमने पहले वाले, इससे पहले वीडियो में है बात की थी कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कि समय के 2 अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। अर्थात जैसे हमने बताया होगा कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी और वो 2011 में बढ़कर के 121.06 करोड़ हो गई। अर्थात जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई, 18.36 करोड़। ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि। हर देश में है जनसंख्या, अगर विश्व स्तर पर देखते हैं तो जनसंख्या वृद्धि है वो असमान पाई जाती है। यदि हम 2010-15 की जनसंख्या संबंधी आंकड़े देखते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जनसंख्या वृद्धि है वो असमान रूप से पाई जाती है, जनसंख्या का वितरण भी असमान रूप से पाया जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें 1.2 प्रतिशत है, लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि वाला है वो महाद्वीप है, वो कौन सा है, अफ्रीका। कितनी है यहाँ पर, 2.6। दूसरी तरफ हम चलते हैं यूरोप, जहां पर विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। अगला अगर देशों के स्तर पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है अफ्रीका का एक कंट्री है लाइबेरिया, जहां 8.2% पाई जाती है। और सबसे कम यार जहां पर माइनस में पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे देश हैं, चाहे लग्जमबर्ग हो, चाहे वो आपका लाटविया हो, जहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है पाई जाती है। तो ये तो हुआ आपका जो आपका 1 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए तो। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय से पहले थोड़ा सा और है, एक और आता है, क्या विज्ञान और तकनीक ने जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान दिया है? हाँ, कुछ हद तक कहा जा सकता है। और किस तरह से है, देखिए, जहाँ विज्ञान के और तकनीक के कुछ अच्छे परिणाम हैं, आपके पॉजिटिव आपके इम्पैक्ट हैं, उतने ही आपके नेगेटिव भी हैं। अगर हम उसको कहें किस तरह से किए हैं, अब देखिए, पहले सारा काम है मनुष्य कैसे करता था, अर्थात मनुष्य है शारीरिक बल के माध्यम से करता था, आपके इंजन के माध्यम से सारा काम है किससे किया जाने लगा है, मशीनों से किया। दूसरी चीज़ है, कोई संक्रामक बीमारी है, महामारी है, उन पर क्या हुई है, टीकाकरण हुआ है, अर्थात महामारियों पर, बीमारियों पर है रोकथाम क्या हुई है, अधिक हुई है। अर्थात में क्या, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर। जब आपने तकनीक के माध्यम से है मृत्यु दर में क्या लाया है, आपका कमी लाई है, और जन्म दर क्या हुई है आपकी, जहाँ पर अधिक बनी हुई है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी वहाँ पर
अधिक होगी। दूसरी चीज है, जहां बांझपन की समस्या थी, IVF के माध्यम से है, वहां पर भी है आपकी उत्पादन क्षमता है वो बनी। तो अर्थात इस तरह से विज्ञान और तकनीक ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में योगदान दिया है। उसके बाद आता है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव क्या है। आप देखिए, जैसे भारत है, जहां जनसंख्या बहुत अधिक है, वहां कम वृद्धि दर भी कुल जनसंख्या में बहुत अधिक परिवर्तन लाती है। जैसे भारत की 2011 में हमने बताया जनसंख्या है वो कितनी है, 121.06 करोड़। यदि इसमें वृद्धि दर मान लीजिए 1% की भी होती है, दूसरी तरफ एक देश है जहां की जनसंख्या 10 करोड़ है, और यदि वहां की वृद्धि दर 2% रहती है, तो बताइएगा टोटल में परिवर्तन किस में अधिक आएगा, भारत की में। अर्थात जहां जनसंख्या का आकार बहुत अधिक है, वहां थोड़ी सी वृद्धि भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। दूसरा है, समय के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या में कुल परिवर्तन है वो अभी भी उच्च बना हुआ है, जिसका भी हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में ही बात करें कि हम 3 दशक ले लेते हैं, जैसे 1991, 2001, 2011। 1991 में भारत की जनसंख्या थी 84.63 करोड़ और 2001 में बढ़कर के हुई 102.7 करोड़। 2011 में वो बढ़कर के हुई 121.06 करोड़। दूसरी तरफ हम एक चीज और लेते हैं, वृद्धि दर। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ आपकी 17.64%, उससे पहले हम बात करते हैं तो 21.5। अब उसके बाद यदि हम इसमें और इसका परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें हम अंतर है कितना हो गया आपका 18 करोड़ का, 18 पॉइंट मान लीजिए 07 का, और यहाँ पर हम देखेंगे किसका इससे परिवर्तन है 18.36। अर्थात जनसंख्या में वृद्धि दर में तो क्या आ रही है, कमी आ रही है, लेकिन कुल जनसंख्या में है वो अभी भी बढ़ोतरी बनी हुई है। तो ये था आपका जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। दूसरा है जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप। देखिए, अल्पविकसित देशों के लिए कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि है वो आवश्यक है, लेकिन जब अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होती है तो वो आपका एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में भी होती है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, भूमि कैसी है, सीमित हैं, और जब ये सारी चीज सीमित होंगी और जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक होगी तो असंतुलन अधिक होगा। अब हम बस उसमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय उस पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से उपाय हैं? तो पहली चीज है कि हम लोगों को सबसे अधिक क्या करें, शिक्षित करें। अर्थात शिक्षित समाज, जब लोग अधिक जागरूक होंगे, शिक्षित करें और जागरूक करें। यदि जागरूकता अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, कम होगी। दूसरा है, जैसे अभी भारत सरकार में जब एक टास्क फोर्स बनाया गया वुमेन्स के लिए कि विवाह की आयु में क्या परिवर्तन लाया जाए, तो वहाँ पर मांग उठी कि अभी हमारे यहाँ पर विवाह के लिए मेल के लिए उम्र क्या है 21 ईयर और फीमेल के लिए क्या है 18 ईयर, और उसमें कहा गया कि महिलाओं के लिए जो विवाह की आयु है वो क्या की जाए 21 वर्ष की जाए। अर्थात दूसरा क्या है, विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की आयु, आप देखेंगे विश्व के विकसित देशों में विवाह की औसत आयु है वो अधिक होती है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है आपकी, कम होती है।
तीसरा है परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग परिवार नियोजन के साधनों का है अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जाए, और जब इनको रोका जाएगा तो और बच्चों में है वो आपका अंतराल रखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी आपकी, कम होगी। नेक्स्ट है भूमि का सर्वोत्तम उपयोग, भूमि का सर्वोत्तम उपयोग। आप देखेंगे जहां औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, भूमि का गहन उपयोग अधिक हुआ है, औद्योगिक क्रियाएं अधिक प्रयोग में लाई गई है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सबसे कम है, जबकि आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक है। अगला है आपका कि लोगों को रोजगार अर्थात गरीबी का निवारण किया जाए और बेरोजगारी अर्थात हम रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में है वो कमी की जाए। इन सभी चीजों से है जनसंख्या वृद्धि दर को है वो आपका कम किया जा सकता है। बताइए कैसा लगा आपको, आपको पसंद आया होगा। आप अधिक से अधिक है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में है ज़रूर बताइए। धन्यवाद।